हाँ भाई, जय हिंद सभी को। आज आपका स्टार्ट होगा सेट नंबर 4 और आप सभी ने आई होप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा सब कुछ। एक दिन का समय आपको दिया गया था, इसीलिए तो टाइम को जाया ना करते ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं मिक्स 4 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो भारत का नेपोलियन वैसे तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लेकिन किसने कहा, क्यों कहा, कब 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 इनका कार्यकाल चला, कब से कब तक, इसके बारे में भी साथ में जान लेते हैं। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश है। तो गुप्त वंश के बारे में बनने वाले सारे क्वेश्चन देखते हैं। आज गुप्त वंश को खत्म करते हैं। जैसे गुप्त वंश कब से कब तक चला? 240 एडी से लेकर 550 एडी तक ही इसका शासनकाल रहा। गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाए तो सिरुगुप्त, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो ये हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो दूसरा, इसके बाद घटोत्कच आया, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, और पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद फिर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधि एक तो अशोकादित्य है। उसके बाद फिर से भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। यह भी इंपॉर्टेंट है कि विंसेंट स्मिथ। उसके बाद फिर इसके दरबार दरबार में कौन सा कवि था? तो दरबारी कवि था यहां से आपका हरिशेन, जिसने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। कौन से सिक्के चलाए इन्होंने? वीणा वादक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वीणा वादक के सिक्के, यानी कि इन्हें इसलिए इन्हें एक उपाधि और दी गई। इन्हें क्या भी कहा जाता था? कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज। इसके बाद फिर विक्रमादित्य। इसके बाद शासक बनते हैं विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 एडी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाता है गुप्तों का स्वर्णकाल। किसके शासनकाल को कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को। इसके शासनकाल में 9 रत्न थे। एक दिन पहले क्लास में मैंने आपको 9 रत्न बताया था, जिनमें कालिदास, शपणक, वारामिहिर, ये सारे नाम बताए। खट पर घर सारे नाम बताए होंगे। उसके बाद फिर यहां से उपाधियां देखते हैं। इनकी उपाधि, सांची अभिलेख में इन्हें देवराज व परवरसेन, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। परवरसेन और देवराज की उपाधि किस गुप्त वंश के शासक को मिली? उसके बाद फिर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग अगर कहा जाए तो वो इसी शासन गुप्तों के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसकी भाषा पूरे के पूरे गुप्त कालों की भाषा क्या रही? संस्कृत रही। आखिरी शासक पूछा जाता है, अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त इनका अंतिम शासक था। और हूणों का आक्रमण किसके समय? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। तो यहां से गुप्तों से बनने वाले सारे क्वेश्चन इस स्लाइड में खत्म हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो एक दिन हमने बौद्ध धर्म के जाने बारे में जान लिया था, आज जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर, जिन्हें आदिनाथ या फिर क्या भी कहा जाता है? ऋषभदेव। आदिनाथ भी इनका नाम हुआ करता था। इनके पिता का नाम राजा नाभि था, माता मरु देवी थी। तो उनके बारे में नहीं जानना है, थोड़ी थोड़ी सी बातें जाने जैन धर्म के बारे में, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रथम तीर्थंकर या फिर जो संस्थापक बोला है ऋषभदेव या आदिनाथ। दूसरे कौन थे? अजितनाथ। उसके बाद फिर अगर जानकारी इतिहास में मिलती है तो इतिहास में जानकारी पार्श्वनाथ और महावीर जैन की मिलती है, नेमिनाथ, अरिष्टनेमि और बाकी की नहीं मिलती है। पार्श्वनाथ ने चार सत्य दिए थे। चार आर्य सत्य कहा जाता है जैन धर्म के: सत्य, अहिंसा, अचौर्य और अपरिग्रह। और जो पांचवा पांचवा यहां से व्रत लिखा है, तो पांचवा दिया था किसने? ये महावीर जैन ने दिया था। अब महावीर जैन के बचपन का नाम पूछा जाता है तो वृद्धमान। आदिनाथ यानी कि इंपोर्टेंट वृद्धमान है, बाकी नाम भी आदिनाथ, अहर्त, जिन, निर्ग्रंथ इन्हें कहा गया। इनका जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ तथा इनकी मृत्यु 72 साल की उम्र में 468 बीसी में पावापुरी बिहार में हो जाती है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा तथा इनकी पुत्री का नाम अनुजा या फिर प्रिय दर्शनी अनुजा था। इनका पहला अगर पूछा जाए आपसे शिष्य कौन था, तो पहला शिष्य लिखेंगे इनका दामाद था, जिसका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली इनका दामाद था, वो इनका पहला शिष्य था, पहला शिष्य। उसके बाद फिर इन्होंने ग्रह त्याग कितने वर्ष की? 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया। 12 साल की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां होती है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाए। जुम्बिक ग्राम, रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें
ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैन के 5 व्रत सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जो पांचवा महावीर जैन ने दिया। जैन ग्रंथ का नाम क्या है? तो जैन ग्रंथ को त्रिरत्न कहा जाता है। जैसे वहां पर त्रिपिटक था बौद्ध धर्म में, यहाँ पर त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, त्रिरत्न में ये 3 बातें आती हैं। तो ये कंप्लीट जैनिज्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो अकबरनामा, वैसे तो अकबर ने बताया था लिखने वाला था अकबरनामा, साथ साथ में एक नाम और आता है आईने अकबरी। क्या आता है? आईने अकबरी भी लिखा जाता है, आईने अकबरी। ठीक है भाई, तो आईने अकबरी, तो ये किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। जो अबुल फजल क्या था? इनके 9 रत्नों में से एक था। आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं इनके बारे में, अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल कब से कब तक? 1556 से 1605 तक रहा। 1556 में ये 13 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठ जाते हैं और इनका सेनापति होता है उस समय पर यहां से बैरम खान, वही युद्ध लड़ता है। इनके पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। बाद में बहुत सारी पत्नियां हुई, लेकिन फेमस जो नाम मिलते हैं, एक तो रुकैया बेगम पहली पत्नी, और उसके बाद फिर जोधाबाई या फिर इनका नाम हरखूबाई भी था। हरखूबाई, जो जो कि क्या थी? एक राजपूत शासक की पुत्री थी। इनका उत्तराधिकारी कौन बना आगे जाकर? जहांगीर इनके बाद शासन करता है और इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हो जाती है। अब इनके द्वारा अकबर के शासनकाल में जो युद्ध व अभियान, अकबर ने अभी खुद से कोई युद्ध नहीं लड़ा, अकबर के सेनापतियों ने ही युद्ध लड़े हैं। जैसे पहला युद्ध होता है पानीपत का, ये दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, हेमू और बैरम खान कौन था? सेनापति, यानी कि अकबर एक प्रकार से क्या था? ये हिडन रहा होगा, पीछे रहा होगा। तो ये था आपका हेमू, अकबर और हेमू के मध्य बोला जाता है 1556। उसके बाद फिर एक थानेसर का युद्ध, हरियाणा में तपस्वियों का युद्ध इसे कहा जाता है, यहां भी राजपूत शासक और अकबर के मध्य युद्ध हुआ। उसके बाद फिर 1575 में तुर्कोई का युद्ध, बंगाल बिहार वाला क्षेत्र और अकबर के मध्य, बंगाल विजय भी कहा जाता है, इसे बंगाल अभियान भी कहा जाता है 1575 में। 1576, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा और मानसिंह अकबर के मध्य। मानसिंह कौन था? अकबर का यहाँ सेनापति रहा था। इसके बाद फिर इसके शासनकाल में कला व वास्तुकला के बारे में जानते हैं। इन्होंने कौन सा निर्माण करवाया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, उसके बाद बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, दीवान ए आम, दीवान खास फतेहपुर सीकरी में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी, और एक अलग से याद रखें इंपॉर्टेंट, आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया। बाकी अगर कहीं फतेहपुर सीकरी लिखा है तो आंख बंद करके, अगर याद भी नहीं है तो लगा देंगे अकबर, तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन है ये, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? तो कौन सा ऐसा चार्टर था जिससे व्यापार के सारे अधिकार छीन लिए गए? 1833 में जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है तो सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो आंसर जाएगा 1833 में अधिकार छीन लिए जाते हैं, सी इज करेक्ट। क्या सारे चार्टर आज खत्म कर लेंगे एक ही स्लाइड में? हाँ, एक स्लाइड में सारे चार्टर को देख लेते हैं। यहां से सबसे पहले चार्टर वह 1600 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1773 से इंपोर्टेंट, 1773 का चार्टर आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके थ्रू भारत में गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है बंगाल का। और पहला गवर्नर जनरल भारत बंगाल का कौन रहा? भारत का नहीं, बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग रहा। और इसकी कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्यों को नामित किया गया। उसके बाद फिर कलकत्ता का पहला सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में क्या बनाया गया? यहां फोर्ट विलियम में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसका पहला सीजेआई, इंपोर्टेंट फैक्ट है, सारे क्वेश्चन बनते हैं, सीजेआई एलिजा इम्फे थे। इसके अलावा 3 व्यक्ति और रहे थे। इसके बाद फिर आता है अगला चार्टर 1781 का अधिनियम, जिसे कहा जाता है बंदोबस्त अधिनियम, यानी कि भारतीयों की जितने भी रीति रिवाज है इनका ध्यान रखते हुए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से होता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या की गई? यहां से नामांकन किया गया या फिर नया अपॉइंटमेंट किया गया। यहां से
एक सदस्य को, जो कार्यकारी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य, एक को हटाया गया। कब? 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट में। उसके बाद फिर आता है 1786 का अधिनियम। 1786 में आ जाता है आपका परमानेंट सेटलमेंट, ये लिखा है आपका 1786 का अधिनियम। स्थायी बंदोबस्त, और गवर्नर जनरल बन जाते हैं कॉर्नवालिस, जो कि पुलिस व्यवस्था और यहां से थाना व्यवस्था को लागू करते हैं। उसके बाद 86 के बाद 1793 का चार्टर। 1793 के चार्टर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि 5 लाख पाउंड, कितने? 5 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देगी। सभी वेतन भत्ते भारतीय सरकार के राजस्व से दिए जाएंगे। तो कौन देगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार। 1813 का अधिनियम आया। तो इस अधिनियम में, इस चार्टर 13 के चार्टर में क्या कर लिया गया? यहां से सिर्फ 2 अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़े गए। पहला था चीन के साथ व्यापार, और दूसरा चाय व अफीम का। बाकी सारी की सारी मोनोपोली इनकी खत्म कर दी गई। और एक प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजस्व से ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। उसके बाद 1833 का चार्टर आया, जिसमें क्या किया गया? विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और बंगाल से हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और परिषद में एक सदस्य, जो सदस्य एक को यहां हटाया गया, उसको फिर से जोड़ दिया, 4 सदस्य कर दिए गए। और यहां से क्या हो जाता है? यहां से मोनोपोली पूर्णतः समाप्त हो जाती है, यहां 1833 में। उसके बाद फिर 1853 का अधिनियम आता है, जिसमें विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया गया, और भारतीय परिषद की स्थापना, भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिताएं भी कहां? 1853 के चार्टर के द्वारा लागू की गई। उसके बाद 1858 का अधिनियम इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत इसे क्या कहा है? क्राउन का शासन, ताज का शासन कहा जाता है। इसमें गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटाकर 1800 वायसराय कर दिया गया, और पहला वॉइसरॉय कौन बना? हमारा कैनिंग बना। और यहां पर राज्य सचिव का, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी बनाया गया। सारे के सारे क्वेश्चन यहां से खत्म हो जाते हैं आपके चार्टर एक्ट से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। Who was the leader of the बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले, वहां बारदोली की, गुजरात में बारदोली की महिलाओं ने जिसे सरदार की उपाधि दी थी, वही व्यक्ति कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी इज करेक्ट आंसर। आंसर तो जाएगा सी। और बात कब की है इसके बारे में जानते हैं, कब इन्होंने ये किया था? तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में हुआ। क्या वल्लभ भाई पटेल से? और क्वेश्चन, हाँ, इनकी उपाधि पूछी जाती है। इन्हें लोह पुरुष की उपाधि दी गई, और सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी। और लोह पुरुष के लिए कहानी है, बचपन में इनकी आंख में फोड़ा हुआ करता था, तब इन्होंने अपनी एक लोहे की सलाख से अपनी आंख का फोड़ा, जिसको कैंसर कहा गया, उसको फोड़ दिया था। तब से इन्हें लोह पुरुष की उपाधि दी गई। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो भी सरदार। स्टैटिक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और एक बार इन्होंने किसकी? कांग्रेस के, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब? 1931 कराची अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। इनसे इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इसी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय एकता दिवस क्योंकि इन्होंने 562 रियासतों को एक साथ मिलाया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके लिए बनाई गई। 182 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची अगर देखा जाए इमारत वो यही हो जाती है। और क्या, कहां है? गुजरात, नर्मदा जिला, साधु बेट टापू पर ये पाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम वाज। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सारी बातें बताया गया था, लेकिन कब कब कौन सा राज्य पंचायती राज अपनाता गया ये नहीं बताया था। तो ये आज सारे के सारे याद करेंगे। तो सबसे पहले कहां? राजस्थान हुआ करता। राजस्थान में एक जिला है नागौर, और वहां पर एक गांव है बगदरी गांव। वहां पर सबसे पहले सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। तो यहां से देख लेते हैं कब कब किसने अपनाया। तो सबसे पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान, नागौर का बगदरी गांव 2 अक्टूबर 1959। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर 1959 को सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को अपना लिया। तीसरा राज्य बना असम, कर्नाटक, तमिलनाडु ने तीनों ने 1960 में। और चौथा राज्य कौन सा? महाराष्ट्र 1962 में। पांचवा राज्य गुजरात 1963 में। लेकिन छठा राज्य जो था तो वहां पर आया पश्चिम बंगाल। सेल्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1963 के तहत वहां पर 4 टीयर गवर्नमेंट बनाई गई। इनसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी के तहत 3 टीयर गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो 4 टीयर गवर्नमेंट कहां है? तो केवल और केवल वेस्ट बंगाल में है, याद रखेंगे।
आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं आपसे। तो 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आंसर जाएगा बी इज करेक्ट। सेवानिवृत्त कितने मेंबर हुए? 1/3 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की संघ सूची में। तो संघ सूची में कितने विषय है? अगर संघ सूची पूछा जाए तो प्रेजेंट में संघ सूची में विषयों की संख्या कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा गया तो क्या आंसर जाएगा यहां से 97। प्रेजेंट में संख्या की बात की जाए तो ये बढ़ा दी गई। तो यहां से देख लेते हैं पहले कितनी थी यूनियन लिस्ट। तो संविधान में कितनी थी? संविधान में 97 थी। और ये क्या है? परजेंट की बात करता हूं मैं, यहां लिख देता हूं परजेंट। परजेंट में कितनी है? परजेंट में 100 कर दी गई है। स्टेट लिस्ट में परजेंट में 61 है, पहले 66 थी। यहां से कंकरेंट लिस्ट में पहले तो 47 थी, अब बढ़ाकर 52 कर दी गई। इनके यूनियन लिस्ट के अंतर्गत रक्षा, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, रेलवे, यहां से आपका फॉरेन अफेयर्स, पोर्ट, एयरवेज, ये सारे आते हैं। राज्य सूची में याद रखना आपको कृषि, लिकर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री स्टेट लिस्ट में। और यहां से याद रखना आपको एजुकेशन, फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा पूछे जाए एजुकेशन एंड फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? तो गलत जोड़ा किसका बनाया गया? पहले से ही पकड़ लेते हैं। केरल, केरल का करगाम नहीं होगा। करगाम कहाँ का हो जाता है? करगाम हो जाता है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। तो यहां से आपको क्या हो जाते हैं? 4 लोक नृत्य याद हो जाएंगे। गुजरात का गरबा, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, पश्चिम बंगाल का जटन। और यहां से आंसर जाएगा आपका केरल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका नाम हो जाता है विनस। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसे क्या भी कहा जाता है? इसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है। हॉटेस्ट, हॉटेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी यही है। कैसे घूमता है ये? बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूमता है। हॉटेस्ट प्लेनेट याद रखना है। तो शुक्र ग्रह से सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी इसे ही कहा जाता है। चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे शनि के बारे में सभी को पता है। शनि को क्या कहा जाता है? शनि को वलित ग्रह, शनि को वलित ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून, नेपच्यून को सबसे दूरस्थ ग्रह कहा जाता है। दूरस्थ, साथ साथ में कोल्डेस्ट भी कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग कहां है? जम्मू तथा कश्मीर में है। कहां है? जम्मू कश्मीर में। तो ये टनल से बनने वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन टनल से पूछे जाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहां से। पीर पंजाल, भारत की सबसे लंबी टनल कौन सी है? तो पीर पंजाल 11.2 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन कैसी है? रेलवे टनल है। उसके बाद अगर पूछा जाए रोड टनल, सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसे चेनानी नासरी सुरंग भी कहा जाता है, 9.2 ये रोड सुरंग है, यानी कि सड़क सुरंग। अगर पूछा जाए नेशनल हाईवे पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? तो 9.2 किलोमीटर ही किसकी लंबाई हो जाए? अटल टनल की हो जाती है। तो आंसर रहेगा आपका, यहां से गया आपका पहला पीर पांजाल। कहां होगा पीर पांजाल टनल? जवाहर सुरंग कहां है? ये जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग जम्मू, क्योंकि जवाहर सुरंग कहां है? ये आपका बनिहाल पास में है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर, अब पूछा गया कंसेप्ट यहां से आपसे ये वाला, यानी कि आता हुआ साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। लौटता हुआ मॉनसून कह रहा है कि लौटता मॉनसून कहां बारिश करेगा? क्योंकि जून जुलाई में तो मॉनसून आता है और अक्टूबर नवंबर में ये वापस लौटने लगता है। तो कहां बारिश होती है? तो लौटता हुआ मॉनसून कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश कराता है। तो यहां से सारे के सारे कोस्ट याद रखेंगे। गुजरात के कोस्ट को क्या कहा जाता है? कच्छ, काठियावाड़। उसके बाद फिर महाराष्ट्र गोवा के कोस्ट को कोंकण, कनारा। कर्नाटक के कोस्ट को कनारा। केरल के कोस्ट को मालाबार। और ये तमिलनाडु के कोस्ट पर जहां वापस में बारिश होगी तो कोरोमंडल कोस्ट। आंसर हमने कर लिया है या नहीं? तो आंसर क्या होगा यहां से? अक्टूबर नवंबर के महीनों में भारी बारिश कहां? कोरोमंडल कोस्ट पर होगी। तो सारे कोस्ट याद रखने हैं। उत्तरी सिरकार तट कहां? ये आंध्र प्रदेश में। उत्कल तट कहां? उत्कल तट आपका ओडिशा, ओडिशा में। और दीघा तट वेस्ट बंगाल। ये कोस्टल स्टेट है। नेक्स्ट,
इसके बाद फिर भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो भारत में 14 सबसे पहला राष्ट्रीयकरण, तो 14 बैंक पूछे, सबसे पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहला राष्ट्रीयकरण तो 1949 में आरबीआई का हो गया था। उसके बाद फिर 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। उसके बाद फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो इसको देख लेते तो 1969 जाएगा आंसर। इसके बारे में अच्छे से एक बार रिवाइज करने के लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ, तो सबसे पहले तो 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद फिर 1969 में 19 जुलाई 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 15 अप्रैल 1980 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और प्रेजेंट में पूछा जाए प्रेजेंट में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो प्रेजेंट में भारत में केवल 12 नेशनलाइज्ड बैंक बचे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण क्या है? अब हीरा क्यों चमकता है? हीरा 3 डायमेंशनल शेप में पाया जाता है, 3 डायमेंशनल शेप में पाया जाता है, जिसमें कार्बन के 4 अणु, कार्बन के 4 परमाणु क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कार्बन है, इस तरह से जुड़े होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप में दिखाई देता है क्योंकि, और इसके अंदर क्या होता है, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, हजामत का शीशा कौन सा? शेविंग मिरर। तो ये मिरर का क्वेश्चन इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन ये आपका यहां से फोटो इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर आपका प्रकाश विद्युतीय जिसे कहा जाता है, यहां से। अब हजामत का शीशा कौन सा है? तो हजामत के लिए, ताकि चेहरा बड़ा दिखाई दे, कौन सा? कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, हमेशा अवतल दर्पण लगाया जाता है। अब सारे के सारे जब दर्पण आए तो सारे दर्पण को देख लीजिएगा, यहां से दर्पण लिखा है। अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर टॉर्च के लिए, वाहनों की हेडलाइट में, चिकित्सक दर्पण यानी कि जो डेंटिस्ट रखते हैं, उसके बाद फिर यहां से हजामत दाढ़ी बनाने के लिए, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण पूछा जाए, सड़कों के खंभों पर लगे विद्युत बल्बों में, वाहनों के साइड, अगर आपकी बाइक है, बाइक में साइड वाला जो शीशा है वो कौन सा है? वो आपका ये पाया जाएगा उत्तल दर्पण। तो यहां से समतल दर्पण घरों दुकानों में, सजावट के लिए मंदिरों में, आभूषणों की दुकानों में समतल दर्पण का, नॉर्मली आप जो यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ड इज श्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, दही खट्टा होता है क्योंकि उसमें मौजूद होता है। तो सारे के सारे मैंने आपको एसिड बताए थे, कौन सा एसिड, 1 या 2 लेक्चर में, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर सारे याद हो गए तो। आई होप सभी ने कर लिया होगा याद। तो यहां से लैक्टिक एसिड क्या होगा? बी इज करेक्ट, लैक्टिक एसिड जाएगा आंसर। टार्ट्रिक एसिड इमली में, एसिटिक एसिड सिरके में, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच यानी कि पालक में, तो आंसर बी। इसके बाद फिर, व्हाट में बी द कोज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, अब टू यानी कि थायराइड ग्रंथि का कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड होता है। क्या होता है? आयोडीन की कमी से थायराइड हो जाता है। तो आयोडीन क्या है? एक प्रकार का मिनरल्स है। तो 2 से 3 मिनरल जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेगा, जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी से कौन सी कमी होती है, तो आंसर तो रहेगा ए। अब देखेगा यहां से बाकी मिनरल्स, मिनरल्स की कमी से, विटामिन की कमी से हमने पढ़ लिया था, आज मिनरल देखेगा। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया होता है। उसके बाद फिर पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलीमिया, ये कैल्सीमिया है, ये कैलीमिया, हाइपोकैलीमिया पोटेशियम की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है बॉडी में। जिंक की कमी से एर्कोडर्माटाइटिस एंट्रोपैथिका ये रोग हो जाता है। तो ये 4 मिनरल मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों को याद करेंगे, और इनमें से कैल्शियम सबसे ज्यादा पूछा जाता है या फिर आयरन। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान मित्र किसे कहा जाता है? तो ये जाएगा आपका केंचुआ। केंचुए का कलर क्या होता है? ये आपका ब्राउन कलर, केंचुए में ब्राउन कलर किस कारण? ब्राउन कलर जो आता है वो पोरीफायरिन के कारण आता है, पोरीफायरिन के कारण आता है। अब यहां से मैंने इनके आपके लिए क्या लिख दिए हैं, इनके साइंटिफिक नेम, जैसे चींटी का साइंटिफिक नेम अगर पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मेसिडे, उसके बाद फिर अर्थवॉर्म ये फेरिटिमा फॉस्टुमा, उसके बाद बी मधुमक्खी का एंथोफिला, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है एंथोफिला। उसके बटरफ्लाई ये आपका रोपालोसेरा। तो आंसर, ये आंसर तो जाएगा बी, इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से बी, मधुमक्खी। इसके बाद फिर विटामिन बी की कमी से रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। और बाकी अगर मैंने विटामिन ए बी सी ये सारे लिखाए थे, लेकिन B1 B2 ये नहीं लिखा था, तो इनके लिए देखिएगा अलग अलग लिखा है। विटामिन B1 जिसे थायमीन कहा जाता है, इसकी कमी से बेरी। राइबोफ्लेविन की कमी से इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स या फिर
माउथ फिजर यानी कि मुंह में रूखापन आ जाता है। व्हाइट हेयर्स, B3 नियासिन की कमी से व्हाइट हेयर्स हो जाते हैं। B5 पेंटोथेनिक एसिड की कमी से यहां से पेरेस्थेसिया या फिर पिंस एंड निडल्स हो जाता है। उसके बाद B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन की कमी से यहां से पेरिफेरल न्यूरोपैथी। B7 बायोटीन की कमी से हेयर लॉस। B9 फोलिक एसिड की कमी से यहां से नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है फीचर्स का, भ्रूण का। उसके बाद B12 साइनोकोबालामिन की कमी से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो पहले तो न्यूक्लियस को देखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। उसके बाद फिर लाइसोसोम, इसे कहा जाता है आपका सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। क्रोमोसोम से क्वेश्चन में था, आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। एक पूछा जाता है आपसे आपसे राइबोसोम, क्या पूछा जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर जाएगा आपका डी, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है? एटीएम, एटीएम को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर से पूछा जाता है। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल, अर्थमेटिक लोकल लॉजिक यूनिट कहां होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी इज करेक्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद फिर द स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज, तो स्टडी ऑफ माउंटेन, सबसे पहले तो ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी पूछा, ये आपका रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये संबंधित इससे है, तो अगला किससे संबंधित होगा? तो ऑन्कोलॉजी का संबंध है कैंसर से, तो ये कैंसर से संबंध है। लिथोलॉजी, लिथोलॉजी होता है जो चट्टानों का, चट्टानों से संबंधित है। लिथोलॉजी चट्टानों, चट्टानों में भी इनके भौतिक गुणों से संबंधित है। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी इज करेक्ट आंसर। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो बार्क की स्थापना तो लगभग 1960 के आसपास हुई थी, लेकिन बार्क है ये आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है। इसके बारे में 2 से 3 रिसर्च सेंटर और देख लेते हैं, इंपोर्टेंट की बात करते हैं। जैसे दिल्ली से बात करते हैं, दिल्ली में कौन सा? कृषि अनुसंधान केंद्र, दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र, ये भी कहां? दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र, ये भी दिल्ली में। लखनऊ से पूछा जाता है केंद्रीय सेंट्रल औषधीय केंद्र कहां है? लखनऊ में। वनस्पति भी है, औद्योगिक, लेकिन इंपोर्टेंट ये। अहमदाबाद में राष्ट्रीय कपड़ा अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, सारे ही इंपोर्टेंट लिखे हैं। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र, करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र, राजमुंद्री तंबाकू अनुसंधान केंद्र, कटक इसमें चावल अनुसंधान केंद्र, और कोयंबटूर में गन्ना अनुसंधान केंद्र। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कहां है इसका अनुसंधान केंद्र? तमिलनाडु के कोयंबटूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मिला था, तो आंसर रहेगा बी इज करेक्ट। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना कब हुई? 1961 में। पहला किसे दिया गया? 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया। किस भाषा के लिए? तो 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो ये किस भाषा की? मलयालम भाषा के लिए दिया गया। पहली महिला कौन थी इसको प्राप्त करने वाली? तो पहली महिला बनी 1976 में आशा पूर्णा देवी, बांग्ला भाषा के लिए। पहली बार 2018 में 54वां पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। किसे दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया अंग्रेजी भाषा के लिए। उसके बाद फिर 58वां 2023 में दिया गया। ये दो व्यक्ति है, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, इनको संस्कृत के लिए और इनको उर्दू के लिए दिया गया है। और आज की करंट के लिए स्पेशल है आपका अवार्ड सेक्शन, यानी कि किसे कौन से अवार्ड 2024 में या 2025 में मिले हैं। तो इसके लिए पहले तो मैंने जो करंट अफेयर का सेशन किया था उसमें बहुत सारे अवार्ड, जैसे कि नोबेल प्राइज मैंने सारे ही कराए थे आपको, वो तो इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन उससे अलग भी जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हो सकते हैं, सारे अवार्ड्स आपको पढ़ लेने हैं। तो अवार्ड में जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दिया गया, लगभग 27 लोगों को दिया गया, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए किसे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका नाम याद रखेंगे। बाकी यहां से आपका टाइम मैगजीन, रमन मैगसेसे 2024, तो इस तरह से आपके 10 से 12 अवार्ड लिखे हैं, तो उन्हें भी याद करेंगे। ठीक है, तो अब रोबिन सर आ रहे हैं रीजनिंग के लिए। लो जी, पेन भी दे दो।
जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। करते हैं भाई शुरू आगे का कार्यक्रम। तो सर ने तो जो है आग लगा रखी है खतरनाक वाली। बताओ, सारी चीजें तो तुम्हें करा दी, मेरे लिए क्या ही छोड़ दिया फिर बताओ। सारे आपके ही आ गए, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन आ गया, खेल रत्न पुरस्कार 2025 में पद्म श्री पुरस्कार आ गया। अरे भाई, सब तो करा दिया। कर लो बात। तो कुछ छोड़ा ही नहीं, बताओ क्या करो अब। मैं तो सोच रहा था एक क्लास में भी ले लूं जीके की, लेकिन मुझे मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं इसमें। इतना करा दिया, मुझे लगता है कि मैं ही सर से पढ़ लूं अब तो। अब नहीं कुछ छोड़ा भाई, अक्षय सर ने आग लगा दी कतई। जहर गर्दा है भाई। आ जाओ, हमारे लिए बच गई रीजनिंग, तो हम कराएंगे आपको क्या रीजनिंग। आ जाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, पहली तो बात रोक रोक के करना है, ठीक है। रोको, पोज करो, आंसर दो, फिर मेरा चेक करो। तो उसने पूछा है कि इसमें गलत बताना है क्या है। देख के ही आपको पता चल चुका होगा, और अगर आपको अब तक पता नहीं चला है तो फिर तो आप पिटने के हकदार हो। क्योंकि शुरू में अगर नहीं भी है तो लास्ट में देखो चीजें क्या है। 5 का क्यूब प्लस 1, शुरू में तो देखते ही पता लग रहा है। और ये 6 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, तो यहां से तो देखते ही पता लग रहा है 8 का क्यूब प्लस 1। ठीक है। और यहां भी 3 का क्यूब प्लस 1। सब सब क्यूब है। 2 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1, इस भाई साहब को छोड़ के। तो ये भाई साहब जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बीच में गलत आ गए। कारण, क्योंकि गलत इसलिए आ गए कि यहाँ तो आना ही नहीं था। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन मैच नहीं कराए। अरे 54 तो है ही नहीं यहाँ कहीं, तो ये 54 जो है ना, ये यहाँ 64 ही था, ये ही यहाँ 64 था। तो आंसर क्या गया? डी गया। सारे जो है क्यूब प्लस 1 है, 2 3 4। ठीक है। उसके बाद 5 6 7 8, ये यहाँ जबरदस्ती फंसा दिया इन्होंने, तो ये आंसर कर लेना। ना ना, वो सबका सही है। हाँ भाई, कुछ ने कमेंट किया था कि सर पिछले वाले सेट में डी आंसर है, वो यही है, आप ध्यान से उसको कर दो। लेफ्ट साइड से काउंट करना है, तो उसका आंसर यही था। ठीक है। कोई नहीं, चलो। अब इसमें देखो, इसमें ध्यान से। अब इसने कहा है एक पंक्ति में 5 छात्र खड़े हैं। पंक्ति में 5 छात्र खड़े हैं, तो सीधा एक पंक्ति बना लो। सुमन प्रणव के बगल में है, यानी उसने कहा है जो सुमन है ना और प्रणव, वे अगल बगल में है, लेकिन वे दीना के बगल में नहीं है। इस लाइन से देखो, कोई ठोस हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है कि कैसे लेके चले। तो इसको भी आप स्किप कर दो, इसको छोड़ दो अभी। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाएं छोर पर खड़ा है। तो हो गए कितने थे? 5 थे। तो 5 थे, 1 2 3 4 और 5। उन्होंने कहा कुमार राजू के बगल में है, जो सबसे बाएं। अब जो किसके लिए लगा? राजू के। बहुत बता चुका हूं, एंटीसीडेंट वाला केस तो राजू। तो उसने कहा है राजू सबसे लेफ्ट छोर पे खड़ा है, तो राजू लेफ्ट पे खड़ा है, तो राजू यहां हो गया। अब कुमार राजू के बगल में था, तो कुमार के लिए तो बेचारे के लिए यही जगह बची, कहीं और तो जा नहीं सकता। और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा। अब देखो, दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा, तो दीना यहां कहीं भी हो सकता है, कुमार के बगल में नहीं होगा। अब ऊपर वाली लाइन पे आ जाओ। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। अब उसने कहा है जो सुमन है वो प्रणव के बगल में, दीना के बगल में नहीं। अब दीना को यहां लू तो सुमन ना तो यहां हो सकती ना यहां हो सकती। तो दीना को लेना पड़ेगा लास्ट में, दीना को यहां और सुमन को मैं फिर यहां लूंगा, जिससे कि दीना के बगल में ना जाए और प्रणव यहां आ गए सारे। अब उसने कहा बीचों बीच बता दो कौन खड़ा है, तो एस एस का मतलब कौन हुआ? सुमन। चलिए। उन्होंने कहा विद्यालय अध्यापक और छात्र के बीच में संबंध बताओ। विद्यालय तो ये हो गया। अब उसके अंदर दो चीज आ गई, अध्यापक और छात्र अलग अलग। विद्यालय के अंदर तो आंसर क्या हुआ? डी हुआ। चलिए। वो कहता है भाई एक पारदर्शी वर्गाकार शीट है और इसको फोल्ड किया जाता है, मोड़ा जाता है। कहां से फोल्ड किया जाता है? ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन उस साइड में है, तो इसका मतलब यहां से मोड़ा गया है। किस साइड? इस साइड मोड़ा गया है। अगर इस साइड मोड़ा गया है तो यहाँ पे ये जो है ना मिरर का काम करेगी। मैंने आपको कहा था जहां से मोड़ा जाता है वो लाइन मिरर का काम करती है, और मिरर का काम करेगी। तो इसकी जो इमेज है इधर बना दो, इसकी इमेज इधर बनाओगे तो ऐसे बनेगी। तो एरो अंदर, फिर एरो बाहर, अंदर एरो नहीं है, अंदर बाहर नहीं है, अंदर बाहर यहाँ है, तो आंसर। चलो। वो कहता है इसमें भाई आपको डिफरेंट बताना है, डिफरेंट। इजिप्ट का दिया है कायरो, ये तो इसकी क्या हो गई? राजधानी हो गई। और इराक का दिनार, अरे भाई इराक की तो तेहरान थी, राजधानी कहां से आ गई? और ग्रीस एथेंस, ये भी कैपिटल है, राजधानी इटली की रोम। सारे तो कौन? बी भाई साहब गड़बड़ है। चलो। इसको देखो भाई क्या दे दिया इसने। तो इसने क्वेश्चन में दे दिया एक मंजिल पर 6 कार्यालय है। ए से लेकर एफ तक है 6 कार्यालय। एक उत्तर के सम्मुख और दूसरा दक्षिण के सम्मुख कार्यालय को 2 पंक्ति में व्यवस्थित किया गया। कोई बात नहीं, घबराना कतई नहीं है। पहली तो बात, इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं आपका, वैसा आता है गोल मेज पे बैठाने वाला क्वेश्चन। लेकिन तैयारी ऐसी करा देंगे, कुछ भी आ जाए सब फोड़ के आओगे। कार्यालय कितने? 6। 3 3 कार्यालय है, तो 3 तो साउथ में हो गए ऐसे, 3 का फेस साउथ में हो गया। और 3 का जो फेस है, 3 का तो चलो साउथ में ले लो, तो 3 का फेस तो हो गया साउथ में।
और 3 का जो फेस है वो हो गया नॉर्थ में। ऐसे ले लिए कार्यालय, हो गए। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, वो कहता है बी को उत्तर सम्मुख कार्यालय मिला है। बी को वो कौन सा मिला है, जिसका मुख उत्तर में है। तो बी को उत्तर की तरफ मिला है, तो बी इसका मतलब यहां कहीं भी हो सकता है, बी 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 कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी। बी को मिला है, लेकिन डी के, उसने कहा लेकिन जो बी है वो डी के बगल में नहीं है, तो बी के साथ डी नहीं बैठा होगा कहीं भी। अगर बी यहां है तो डी यहां नहीं होगा, और अगर बी यहां है तो डी दोनों ही किनारों पे नहीं होगा। तो संभावना ये जाएगी डी यहां हो ही ना, क्या पता डी ऊपर हो। डी की संभावना ऊपर ही जाएगी। ठीक है, चलो आगे देख लेंगे, अभी इसको ले छोड़ देते। डी और एफ को विकर्ण विपरीत कार्यालय मिला है। वो कहता है डी और एफ जो है ना डायगोनली है। डी और एफ जैसे यहां होंगे या तो डी एफ, या यहां होंगे या यहां होंगे, इसको भी छोड़ना पड़ेगा भाई, अभी कोई ठोस हमें जानकारी नहीं मिल रही है। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है। अब उसने कहा है जो सी है जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण के सम्मुख कार्यालय मिला है, यानी सी को दक्षिण की तरफ को जो जा रहा है वो मिला है, तो सी कहीं यहां होगा। और साथ में ये भी कह दिया कि उसका एफ के बगल में है, यानी सी जो है एफ के बगल में है। सी और एफ में से कोई जो है एक ऊपर की तरफ, ये दोनों ही कहीं ना कहीं होंगे, कोई बात नहीं। और वो कहता है और ई को उत्तर के सम्मुख कार्यालय मिला, ई को उत्तर की तरफ मिला है। अब उसने कहा ई को मिला है उत्तर की तरफ, अगर ई को उत्तर की तरफ मिला, ई यहाँ पे कहीं होगा। अब हमने बीच में कौन सी लाइन छोड़ी थी, बीच में ये छोड़ी थी कि बी जो है डी के बगल में नहीं है, बी जो है डी के बगल में नहीं है। और अभी अभी लास्ट में हमने क्या देखा यहाँ पर कि ई को जो है उत्तर की तरफ का कार्यालय मिला है। अब एक बात तो मुझे पता लग गई, ई को भी उत्तर की तरफ का मिला है, तो ई यहाँ कहीं होगा। अब एक बात तो इस पक्का हो गई। अब उसने कहा है कि बताइए कौन सा संयोजन दक्षिण की सम्मुख कार्यालय मिला, किस संयोजन को। तो दक्षिण वाले में सी और एफ तो आना ही आना है मिनिमम, अगर पूरे को ना भी पढ़ू तो इतना तो हो ही रहा है, सी और एफ तो दक्षिण की तरफ जाएंगे। तो सी और एफ इसमें नहीं है, सी और एफ इसमें नहीं है, ये तो गलत हो गया क्योंकि एफ एफ हो गया, ये तो गड़बड़ है। सी और एफ इसी में है, तो फिलहाल तो आंसर इसके हिसाब से हमारा आंसर जो है बी ही जाना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है सी और एफ। लेकिन आप थोड़ा सा अगर और बारीकी से जाना चाहते हो तो आप क्या कह सकते हो, उन्होंने कहा डी और एफ डायगोनली बैठे हैं, डी और एफ डायगोनली। और साथ में कहा था डी जो है किसके बगल में नहीं बैठा है, डी जो है बी के बगल में नहीं बैठा है। अगर बी के बगल में डी नहीं है तो डी और एफ डायगोनली बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर एफ तो ऊपर है, अगर एफ ऊपर है तो डी नीचे होगा, होगा डी नीचे। और अगर डी नीचे होगा तो बी ई डी तो यहां फिक्स हो गए, और अगर बी ई डी यहां फिक्स हो गए तो ए सी एफ ऊपर फिक्स होंगे, और ए सी एफ आंसर आना था, हालांकि जरूरत नहीं थी उसकी भी। देखो तो कौन बच्चा फंसेगा इस क्वेश्चन में, वो फंसेगा जो ये सोचेगा इनको बैठाऊंगा। भाई ये बैठेंगे नहीं सारे, सबको आप एग्जैक्ट सही पोजीशन पे बैठा ही नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको सोच के करना है, आंसर एलिमिनेशन से हो जाएगा। आ जाओ, इसको कहता है बताओ, देखो 31 तिया 93 माइनस 3, 43 तिया 129 माइनस 3 126 नहीं है, ये तो नहीं गया। ये स्क्वायर है किसका, 9 का स्क्वायर से 9 के स्क्वायर से 9 ज्यादा, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है। एक बार इनका डिफरेंस देखो, 31 से 90 कितने का अंतर जा रहा है, 59। एक बार इसमें भी 59 ऐड करना, 102। लो जी आंसर सी। उम्मीद किसी को भी नहीं होगी, इतना इजी लॉजिक लगेगा, सबके दिमाग में गुणा स्क्वायर चल रहा होगा और लॉजिक लग गया बिल्कुल जीरो लेवल। ये देखो C2, अगर यहाँ देखो यहाँ भी C2 है, डबल एक्स, सी भी मुझे 2 बार दिख रहा है, एक्स भी, तो डबल एक्स, तो मैं यहाँ एक काम कर लेता हूँ, डबल एक्स ही भर लेता हूँ, डबल एक्स C2 डबल एक्स 2, CC2 डबल एक्स 2, CC2 डबल एक्स 2 और CC2 डबल एक्स 2 बन गया। तो X2C से शुरू होगा, X2C। चलो ब्लॉक, अगर इसको देखो मैं ब्लॉक BL, BL को उल्टा लिख दिया यहाँ, तो यहाँ उल्टा आना चाहिए AM, AM आना चाहिए, क्या ऑप्शन में AM है, नहीं है, फंस गए। चलो फंस गए, कोई बात नहीं, तो शिफ्टिंग का क्वेश्चन ही नहीं है। दूसरी बात, ब्लॉक तो देखो BL यहाँ और KC, तो KC उल्टा और ये उल्टा, तो ब्लॉक से ही बनाए, तो लगभग लगभग ब्लॉक से बनाए। लेकिन मार्जिन के तो भाई यहाँ देखो मार्जिन का तो यूज ही नहीं हुआ, इसका मतलब है शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तुरंत समझना चाहिए तुम्हें, वरना तुम कंफ्यूज रहोगे इसमें, शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ और लगाओ। B से L कितनी दूर है, +10, अगर मैं इसमें +10 करूं 23, 23 डब्लू नहीं है। अगर मैं लास्ट में जाऊं B से C कितना है, +1 है। अब अगर यहाँ +1 है और अगर मैं यहाँ जाऊं M से, तो M से क्या होना चाहिए, N, यहाँ भी मैं फंस गया। लेकिन अगर मैं ये देखूं L से K कितना है, -1, तो ये +1 था और ये -1, यानी -1 की गुंजाइश है। तो क्या पता यहाँ शुरू में +1 हो फिर -1, एक बार चलो स्टार्टिंग से देखते इधर की साइड से, K से L, JKL +1, तो इसी प्रकार N के बाद प्लस अगर मैं करूं MNO, हाँ जी ये बन गया। C से B -1
आई से -1 H और O से P +1 R से +1 S। OHS वाला हो जाएगा OH, सॉरी यहाँ पे क्या था +1, यहाँ -1, OP +1, तो +1 O और I से -1 H, ये G था यहाँ G, और G से क्या हो जाएगा G से +1, G के बाद H, OHH, तो आंसर क्या हो गया D। चलिए, इंडिया इज माई कंट्री को ये कहा गया है, सेम इज माई फ्रेंड को ये कहा गया, माई कंट्री को ये, टीम इंडिया को ये, कंट्री पूछा कंट्री, ये देखो कंट्री कहाँ कहाँ है। तो अगर मैं देखूं माई कंट्री यहाँ भी है और माई कंट्री यहाँ भी है, और माई कंट्री का कोड 7373 ये रहा, तो आंसर 73 में से होगा 73, ये तो 2 कट। अब मुझे माई का और ढूंढना है, माई देखो कहीं और भी है क्या, माई यहाँ भी था यहाँ भी था, माई अगले में भी है, अगर माई अगले में भी है तो 7 और 3 में से कोई एक यहाँ जरूर होगा, तो 7 और 3 में से 3 मौजूद है, तो 3 माई का कोड हो गया, तो इसको भी हटा दो, आंसर हो गया 7। चलिए, उन्हें कहा है, इस क्वेश्चन में देखो, अगर वो यही लिख देता कि इसका मतलब क्या इजी होता, आप सीधा इसको क्वेश्चन को पढ़ा करो कि पूछा क्या है, डायरेक्ट जाओ पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जी, जड़ वाली सब्जी, सब्जी वर्त, तो सब्जी यानी वर्त को दिखाता है, ये दिमाग में रखो कि वर्त पकड़ना है आपको, जड़, जड़ वाली त्रिभुज, त्रिभुज को पकड़ना है, जड़ वाली सब्जी, जड़ वाली सब्जी सिर्फ डी हुई, तो आंसर या तो डी होगा, या तो डी या कोई नहीं होगा, या तो डी या कोई नहीं, तो डी जाने की संभावना है, तो जड़ वाली सब्जी डी हुई। अब आगे उसने कहा है जो ना तो गर्मी में उगती हो ना और ना ही कठोर हो, देखो सॉरी, जो गर्मी में उगती हो, अब जो गर्मी में उगती हो, गर्मी आयत से दिखाई है, गर्मी में उगती हो, क्या ये गर्मी के अंदर है, हाँ, तो ये गर्मी में उगती है, ये आंसर होने के चांस पूरे पूरे हैं। आगे उसने कहा कठोर मिट्टी में ना हो, अच्छा कठोर मिट्टी, कठोर मिट्टी को किसने दिखाया, वर्ग, वर्ग के अंदर ना हो, और वर्ग के अंदर देखो ये है ही नहीं, वैसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इतने से हो रहा था, जड़ वाली सब्जी मात्र डी थी। अब या तो आंसर जड़ वाली सब्जी, देखो उन्हें कहा जड़ वाली सब्जी तो होनी ही चाहिए, तो या तो आंसर डी जाएगा या जाएगा नन ऑफ दी, 0, और डी मिल रहा है तो मैं आगे के पॉइंट ना भी चेक करूं तब भी काम चल जाएगा। सीरीज का देखो, अगर सीरीज में देखो बीच वाला ट्रायंगल अंदर ले लिया, पेयर वाइज ही कर लो, ये रेक्टेंगल अंदर ले लिया, पेयर वाइज कर लो, पेंटागन अंदर ले लेगा, पेंटागन अंदर 3 में है। अब इसके बाद मैं देखूं बाहर वाला सेकंड पे ले लिया, बाहर वाला ट्रायंगल सेकंड पे नहीं लिया, तो ये तो फेल हो गया। चलो पेयर वाइज एक तो मिला, अब पेयर वाइज मत करो, अब सिंगल सिंगल कर लो। अगर आप देखो इसमें सर्कल कितनी बार आया, इसमें देखो सर्कल यहाँ पे एक, इसमें तो 2 बार था, हालांकि अगले वाले में जो है सर्कल आया फिर सर्कल गायब हो गया, तो सर्कल यहाँ था उसके बाद गायब हो गया। ट्रायंगल 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, फिर गायब हो गया। इसके बाद ये जो है ये चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम भी 3 बार आना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 1 बार और आएगा ट्रेपीजियम, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आया, ये भी खत्म। इसी प्रकार आपने देखा ये भी 3 बार आना चाहिए, 1 बार आया, इसके बाद 2 बार आया, 3 बार, ये भी खत्म। अब इसी प्रकार ये भी तो 3 बार आना चाहिए, 1 बार आई पतंग, 2 बार आई, 1 बार और आना चाहिए, ये 1 बार और इसमें है नहीं है, अच्छा जी इसमें है, हाँ जी है, इसमें है नहीं है, तो आंसर 4, अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो 5 डॉट 4 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 3 डॉट, अब 2 डॉट वाला आएगा, तो 2 डॉट वाला आएगा, ये तो गलत। एरो साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, अब आएगा वेस्ट में मेरी तरफ। अच्छा 1 1 2 2 3 3 3 आएंगे मेरी तरफ, वो भी ये आया। देखो इसको, अब इसमें मैं देखता हूं अगर ट्रायंगल जो है कहां चला गया, या यही ले लो सेकंड नंबर वाला बिल्कुल अंदर चला गया, तो सेकंड पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल बिल्कुल अंदर जाना चाहिए। अगर ट्रायंगल अंदर, और देखो यहाँ पे देखो ट्रायंगल ये सेकंड स्क्वायर था, स्क्वायर अंदर गया, अब ट्रायंगल है सेकंड पे, तो ट्रायंगल अंदर सीधा जाना चाहिए, ट्रायंगल अंदर सीधा 1 में, लेकिन अभी आंसर मत देना, चेंज भी हो सकता है कुछ। अगर मैं इसको आंसर मान लू, इसको आंसर मान लू, तो इसमें सर्कल सेकंड पे है, अंदर जाना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो ये सेकंड पे है, तो ये अंदर जाना चाहिए था, यहाँ तो सेकंड वाला अंदर नहीं गया, तो इसीलिए कहा था ऐसे आंसर मत मानना। चलो अब सिंगल सिंगल देखो, क्या देखो आपने इसमें देखा, इसमें यहाँ कौन गायब हुआ, ये देखो, इससे अगर मैं ए से बी पे जाऊं, ए से बी पे कोई भी गायब नहीं हुआ, पूरा का पूरा आया, यानी ये 3 फिगर है, सर्कल वहां भी है, स्क्वायर वहां भी है, ट्रायंगल वहां भी है, तीनों सेम हुए, तो पेयर वाइज कर लो। मेरा आंसर ऐसा होगा जिसके अंदर सर्कल भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा और ट्रेपीजियम भी होगा, सर्कल रेक्टेंगल ट्रेपीजियम। इसके अंदर सर्कल, सर्कल नहीं है, सर्कल है और रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम नहीं है, सर्कल है, ये देखो ये तो पेंटागन आ गया गलत, अच्छा ये भी गलत, ये सही हो जाएगा, सर्कल रेक्टेंगल ट्रेपीजियम सारे है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, लग इजी रहा है तुम्हें, जब खुद कर रहे होगे तो फंस रहे होंगे।
इसको देखो, ये तो कल वाले में भी कराया था। ये देखो स्टार यहां से यहां नहीं गया, यहां गया, यानी 135 डिग्री आगे गया, लेकिन सी यहां गया 90 डिग्री आगे। अब मुझे इससे इतना पता लग गया कि एक बार तो विस्थापन 135 का है एंटीक्लॉक और एक बार है 90 का। तो यहाँ 135 का हुआ, अब होगा 90, तो यहाँ आएगा चोटी पे, चोटी पे सारे चोटी पे है देखो, ठीक है, यहाँ आएगा। इसके बाद फिर 135 का होगा यहाँ से 135, तभी तो देखो सी गया। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ इसमें देखो यहाँ आएगा, जो भी आएगा वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से 135 यहाँ आएगा, तो यहाँ कौन आया सी, इसका मतलब यहाँ भी कौन रहा होगा, सी रहा होगा, ठीक है। तो सी रहा होगा, तो एरो गलत और ये गलत, बच्चे कितने, ये बच्चे। अब एक बात बताओ, इसमें से कौन सा अटा था, ये अटा था, ये वाला अटा था, एस नया आया। अब स्टार हटेगा, एस रहेगा, स्टार हटेगा क्योंकि पुराना हट रहा है, तो स्टार हटेगा, एस रहेगा, तो सी के साथ एस इसमें है, ये गलत। चलो मैथ पे आ जाओ। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन, दो पासे फेंकता है, दोनों जब दोनों पासों को फेंका, टोटल अंकों का योग या तो 7 या 11। देखो भाई, उन्हें का योग या तो 7 या 11। अब आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको पता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल का मतलब है जो उसने पूछा है, और टोटल आउटकम, टोटल है जितने भी सारी संभावनाएं बनती है। जैसे आप परसेंटेज नहीं निकालते, तो जिसके बारे में पूछा जाता है परसेंटेज में वो तो ऊपर आता है, और जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे। सेम प्रोबेबिलिटी है उसी तरीके से, जिसके बारे में पूछा ऊपर, जितने में से पूछा नीचे। तो आप ये बताओ कितने डाइस है, 2। अगर कोइन 2 होते हैं तो आपको क्या करना है, कोइन, कोइन के केस में क्या होता है, जितने कोइन उतनी पावर हो जाती है, 2 कोइन 2 की पावर 2, क्योंकि कोइन हेड टेल 2 फेस होते हैं, कोइन में 2 फेस होते हैं। 2 कोइन उछाले 2 की पावर 2, 3 उछाले 2 की पावर 3, 10 उछाले 2 की पावर 10। डाइस में 6 फेस होते हैं, एक उछाला 6 की पावर 1, 6 केस, 2 उछाले 6 का स्क्वायर, 3 उछाले 6 का क्यूब, ऐसे चलता है। तो टोटल आउटकम तो 6 का स्क्वायर 36 हो गए। अब वो कहता है टोटल या तो 7 हो या फिर 11 हो। कैसे काउंट करेंगे, 7 बनाओ, माना पहले पे 1 आया, पहले डाइस पे सबसे छोटा नंबर 1 आया, अगर पहले पे 1 आया, 7 बनाने के लिए दूसरे पर 6 आएगा, 1 केस। माना पहले पर 2 आया, दूसरे पर 5, 2 केस। माना पहले पे 3 तो दूसरे पर 4, माना पहले पे 4 तो दूसरे पे 3, माना पहले पे 5 तो दूसरे पे 2, माना पहले पे 6 तो दूसरे पे 1। 6 केस तो बने 7 आने के। अब 11 बनाते हैं, 11 बहुत बड़ा नंबर है, 11 तो तभी बनेगा 1 पे 5 1 पे 6 आए। माना पहले पे 5 दूसरे पे 6, पहले पे 6 दूसरे पे 5, तो कितने केस हुए, 8 केस हुए। तो ऊपर लिख लिया 8, 4 से काट लो, 4 दूनी 4 से 36 कटा 9 बार, तो 2/। चलो इसको सोल्व करना। देखो इसमें आप वैल्यू नहीं रख सकते, वैल्यू पुट नहीं कर सकते। वैल्यू पुट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इज इक्वल टू में 2 ऑलरेडी है। अब आपने अगर पहले वैल्यू पुट कर भी दी अपनी तरफ से, तो ये साइड भी 2 ही आनी चाहिए, और ये मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करो, मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, कोसेक को भी किस में बदल लो, साइन में बदल लो। तो यहाँ कोस थीटा तो ऊपर है ही, इसको भी साइन में बदल लो, 1/sin थीटा प्लस 1। लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, एलसीएम ले लो इसमें, एलसीएम। जब एलसीएम लोगे साइन थीटा वहां जाएगा, 1 प्लस साइन, और ये साइन ऊपर जाएगा, तो मैं इसको एलसीएम लेके लिख लेता हूं। जब इसको 1/sin लिखोगे तो एलसीएम में 1 प्लस साइन, और जो अपोन का साइन है वो यहां आ गया, प्लस। अब यहां भी देखो कोस थीटा, अब यहां भी 1/sin होगा, तो 1 माइनस साइन, और अपोन का साइन ऊपर, बराबर 2। ऊपर से कॉमन ले लो, कोस थीटा इंटू साइन थीटा ले लिया। अंदर जो बचा 1/1 प्लस साइन, 1/1 माइनस साइन, इसका एलसीएम ले लो, तो नीचे एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और यहां तो देखो क्या बचा था, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, 1/1 1/1। तो जब एलसीएम लिया इसकी गुणा तो यहां हो जाएगी 1 माइनस साइन, क्योंकि यहां 1 है ना, तो 1 में गुणा, और इसकी गुणा यहां जो 1 है उसमें हो जाएगी 1 प्लस साइन, बराबर 2। ये साइन से साइन 2 बचा, तो ऊपर हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। अपोन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा लिखवाया हुआ है, चैप्टर कराया हुआ है यूट्यूब पे। कोस से ये कोस गया, 2 से ये 2 गया, टेन थीटा आया 1। ठीक है, टेन थीटा 1 कब होता है, टेन थीटा 1 होता है टेन 45 डिग्री पे, सभी को पता है। तो टेन से टेन थीटा आया 45, भाई टेन थीटा आया 1, और 1 टेन में किसका मान होता है, 45 डिग्री का, तो थीटा आया 45। अब 45 यहां रख दो, 45 यहां रख दो, साइन 45 होता है 1/√2। अब 1/√2 की पावर 4 करनी है, तो 2/स्क्वायर कर दो। 1/√2 का पहला स्क्वायर 1/2, और फिर स्क्वायर 1/4, और अगेन 1/4, और ये हो गया हाफ। चलो, दो ट्रेन है, स्थान ए और बी से शुरू होती है।
एक दूसरे की ओर 60 और 50 की स्पीड से वो चल रही है, एक दूसरे की ओर ऐसे ऐसे आ रही है, एक 60 की स्पीड से, एक 50 की स्पीड से। वो कहता है जब तक वे मिलती है तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति से 110 किलोमीटर ज्यादा यात्रा कर लेती है। एक बात बताओ, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक की स्पीड है 50 और एक की है 60, तो प्रति घंटा कितना ज्यादा चल रही है फास्ट वाली? 10 किलोमीटर। प्रति घंटा 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है। टोटल कितना किलोमीटर ज्यादा चली? 110। तो आप एक बात बताओ, अगर टाइम का फॉर्मूला निकालना है टाइम, तो टाइम का फोर आपने देखा टोटल कितना ज्यादा चली? टोटल डिस्टेंस जो ज्यादा चली, ठीक है। और प्रति घंटा जो ज्यादा चली उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। प्रति घंटा में जो चला जाता है स्पीड कहते हैं। तो आप कह सकते हो स्पीड, लिख भी देता हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चलती है। बल्कि ये देखो, ये ओरली करने का क्वेश्चन है, ओरली, इतनी चीजें तो लिखने की जरूरत नहीं। तो तेज गति वाली कितना किलोमीटर ज्यादा चली? 110 किलोमीटर। प्रति घंटा कितना किलोमीटर चलती है? 10। तो कितने घंटे की यात्रा हुई? 11 घंटे की। बस हो गया। फिर सोचो भाई, आप और आपका दोस्त जा रहे थे, मिलना चाहते थे। आपका दोस्त 50 की स्पीड पे आ रहा है बाइक पे, आप जा रहे हो 60 की स्पीड पे, तो आप प्रति घंटा कितने किलोमीटर ज्यादा जाओगे? 10 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर कितने घंटे में? 11 घंटे में आप टोटल गए। फिर सुनो, आप प्रति घंटा 10 किलोमीटर ज्यादा जा रहे हो, एक घंटे में 10, 2 घंटे में 20, क्योंकि 20/2, 30 किलोमीटर कितने घंटे में? 20/10, 3 घंटे में। 40 किलोमीटर ज्यादा कितने में? 40/10, 4 घंटे में। 110 किलोमीटर आप ज्यादा चले हो टोटल, और प्रति घंटा जा रहे हो 10 ज्यादा, तो 110 प्रति घंटा 10, तो कितना घंटा? 11 घंटा। तो कुल यात्रा 11 घंटे की रही। यानी आप भी 11 घंटे चले, आपका दोस्त भी 11 घंटे चला। वो कहता है ए से बी के बीच की दूरी क्या है? अब देखो, ए से बीच की दूरी बतानी है। ए से बी, आप इधर से चल रहे थे, आपका दोस्त 50 की स्पीड से, आप उधर से आ रहे थे 7 की स्पीड से, कितने घंटे लगे? 11 घंटे। अरे आप एक बात बताओ भाई, आप दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रहे हो तो कितना कवर करोगे प्रति घंटा? 110। अगर प्रति घंटा 110 करोगे तो टोटल दूरी क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड 60, ये 50, ये कितना चल रहे हो आप हर घंटे? 110, और गुना 11, तो कितना हो गया भाई? ये हो गया। ये वापस देखना ध्यान से, क्योंकि ओरली करने का क्वेश्चन है। देखो, नॉर 36 का तृतीयानुपाती सीधा फॉर्मूला होता है b² ने लिखवाया था, 36 गुना 36/9। 9 से कटा कितनी बार? 4 बार। 36 चौका 144। तीन संख्या 4, 9, 13 का अनुपात है, उनका लघुत्तम ये दिया है। एलसीएम एचसीएफ मैंने कराया था चैप्टर, वहां पे फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ रेशो। ये ध्यान रखना, एलसीएम ऑफ रेशो। हालांकि यहां तो तुम बच जाओगे क्योंकि यहां कुछ कॉमन नहीं है। अगर यहां कुछ कॉमन होता ना, पता है ज्यादातर क्या करता है बच्चा? ज्यादातर ये करता है एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू रेशो लिख लेता है, इंटू ए गुणा बी। लेकिन एचसीएफ इंटू रेशो नहीं होता, रेशो का भी एलसीएम होता है। अगर यहां कुछ कॉमन होता ना, सपोज करो ये हो जाता 13, और ये हो जाता, ये सॉरी, ये हो जाता 6, और ये हो जाता आपका 12, 13, 6, 12, 13, तो गड़बड़ हो जाती है। याद रखना, फॉर्मूला लिखवाया था। तो एलसीएम कितना? 2340। एचसीएफ पता नहीं, एलसीएम ऑफ रेशो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन सब की गुणा ही हो जाएगी। ठीक है। अब 4 से इसको काट लो या 9 से काट लो। 9 दूनी 18, 9 6 54, 13 दूनी 20, ये कट गया, और 4 से ये कट गया कितनी बार? 5। एचसीएफ कितना आया? 5 आ गया। चलो, वो कहता है 10 प्रेक्षण का औसत 46 है, यानी टोटल जो है 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 नंबर मान लो, उनका औसत 46 है। बाद में पता चला कि एक जो ऑब्जर्वेशन है उसको गलती से 142 की जगह 42 पढ़ लिया गया, यानी था तो वो 142, पढ़ लिया गया 42, तो कितने की गलती हुई? 100 की, यानी 100 आपका टोटल बढ़ना था। तो टोटल कितना बढ़ाना है आपको? टोटल बढ़ाना पड़ेगा 100, टोटल 100। एवरेज कितना बढ़ेगा? एवरेज बढ़ेगा टोटल अपॉन नंबर्स। टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको? 1000। नंबर्स कितने हैं? सॉरी 100, नंबर कितने हैं? 10, तो कितना आया? 10। तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। तो 40 + 10 कितना हो गया? 56 आंसर। कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या 42 और 45 है।
9 और 10 में लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की। एक बात बताओ, कक्षा 9 में टोटल छात्र है 42, लड़के और लड़की की संख्या का रेशो है ये। सीधा मानो, माना 9x लड़के 5x लड़की 14x, 14x बराबर 42x आया 3, तो लड़के हुए 27 और लड़की हुई 15। माना कक्षा 10 में लड़के 8x लड़की 7x, टोटल 15x, 15x बराबर 45, x आया 3, तो लड़के हुए 24 और लड़की हुई 21। आ गया सारा। अब वो कहता है दोनों कक्षाओं को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर। लड़के कितने हैं, लड़के तो हुए ही, ठीक है, तो बॉयज तो कितना हुआ 20 20 40, 7 4 11 51, और गर्ल्स कितनी हुई, गर्ल्स हुई ये 21 10 31 5 36, डिफरेंस कितना हुआ 15। आंसर चलो सीधा परसेंटेज का है। देखो ये का कू गुणा कुछ छोड़ो, सब गुणा ही होता है। 2 गुणा, ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, 7/100 गुणा 4/100 गुणा 12/100 और गुणा 10 की पावर 6। 2 4 6 पावर से तो 6 कट गई। इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं थी, देख के ही पता लग रहा था ऊपर की गुणा में 7 है। इसको पूरे को गुणा क्यों करना, इतना भी नहीं लिखना था ये लाइन भी। सीधा देख लो कि जब भी इसको सोल्व करोगे ऊपर गुणा में 7 है तो नंबर 7 से कटना चाहिए। 7 पंजे 35, 3 और 6 36 नहीं कटता, 7 8 56, 2 और 3 23 नहीं कटता, 7 9 63, 4 और 2 कटता है, 7 1 7, 5 और 1 51 नहीं कटता आंसर। और इसकी सबकी गुणा करके देख लो यही आएगा। 2760 रुपयों को 2 हिस्सों में बांटा है। इन्हें 2 साल और 4 साल के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया। मिश्र धन बराबर है। अब इसमें देखो साधारण ब्याज की बात चल रही है, ठीक है, दोनों को जो है साधारण ब्याज के हिसाब से उसने दिया है। अब इसका चाहो तो आप सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, जब आपका अमाउंट इक्वल हो तो तब क्या करते हैं। और अगर आप फॉर्मूला लिखना नहीं भी चाहते तो आप तरीके से भी समझ सकते हो। उसने कहा अमाउंट ऑफ फर्स्ट सम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सेकंड सम, ये कहा है। अब 2760 है, माना इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, x में और y में। माना 2 हिस्सों में बांट दिया x और y में। अब पहला धन कितना था x प्लस उस पे ब्याज 2 साल का, x गुना पीआरटी होता है ना, x गुना 5 गुना 2/100, ये हो गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा धन कितना माना था y, माना y। अब इस पे क्या हुआ, इस पे भी ब्याज लगेगा, तो पीआरटी अपॉन 100, तो y गुना 5 गुना 4 साल के लिए बटे 100, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लो तो यहां पे देखो 100x एलसीएम लोगे, 100x और 10 110x बटे 100, और ये हो गया 120y बटे 100। 100 से 100 कट गया। अब यहां से 0 से 0 कट गया। अब x का रिजल्ट तो इधर है 12 और y का इधर है, तो x इज टू y, x का तो दूसरी साइड में होगा 12 और y का इधर मेरी साइड होगा 11, ये आया। अब टोटल धन कितना था 2760, तो आप कह सकते हो 12 प्लस 11 तो 23 यूनिट बराबर 2760 रुपए। एक यूनिट 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 120 रुपए। वो कहता है बताइए छोटा हिस्सा कौन सा है, तो छोटा हिस्सा होगा ये वाला, ये वाला, तो गुणा 120, तो 12 धाम 120 132 1320 रुपए आंसर, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसका शॉर्ट ट्रिक लिखना चाहते हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो बता देता हूं। यहां पे जो हिस्से हो जाएंगे P1 इज टू P2, पहला हिस्सा अनुपात दूसरा हिस्सा, ठीक है, 1 अपॉन, अब यहां पे अमाउंट, जब अमाउंट इक्वल दिए होंगे तभी ये केस होगा, 1 अपॉन 100 प्लस RT, 100 प्लस RT इज टू 1 अपॉन RT1 कह लो, 1 अपॉन 100 प्लस RT2, ठीक है, सीधा ये कर सकते हो। 1 अपॉन 100 प्लस R, रेट तो 5 थी, T1 पहला समय 2, तो 5 दूनी 10 110, और यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन 100 प्लस रेट 5 और टाइम था 4 तो 120, 0 से 0 कट गया और रेशो निकालना सिखाया है 12:11, आ गया सीधा, यहां से रेशो आ गया दोनों हिस्से का। अब इस रेशो में बांट दो कौन से दोनों को, जैसे यहां किया, तो ये डायरेक्ट आप लगा सकते हो, और ये डिटेल। अनु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है, एफिशिएंसी दे दी किसकी, अनु और बिन्नी। अनु 4 गुना दक्ष है 4:1, क्या दे दी है, एफिशिएंसी, क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया था, क्षमता का मतलब क्या होता है।
अगर ए डेली 4 लड्डू खा रहा है तो बी 1, ये होता है। ए डेली 4 काम करता है तो बी 1। वो कहता है वे दोनों मिलकर 7 घंटे में पूरा करते हैं। अरे वर्क का फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया था आपको, एफिशिएंसी इनटू डेज। दोनों मिलकर डेली करेंगे 5 और दिन लेंगे 7, तो काम कितना हुआ? 35 यूनिट काम हुआ। 35 लड्डू है। अब वो कहता है अनु बताओ अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो अनु के दिन पूछे है तो डेज का फॉर्मूला यहीं से आ जाएगा। डेज भी वर्क अपने करवाया हुआ है फ्री क्लासेज में यूट्यूब पे, 35/4। 9 अंकों वाली संख्या है 8 9 5 6 3 x 8 7 y 72 से विभाजित है। एक बात बताओ, अगर ये 72 से विभाजित है, 72 क्या होता है 8 × 9, तो ये 8 से भी कटेगी। और अगर ये 8 से कटेगी तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या होता है? 4 का होता है लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटे, 8 का होता है लास्ट की 2 डिजिट 8 से कटे। तो लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से कटनी चाहिए। 8 एकम 8, 8 तो कट गया। आगे क्या आया? 7, 7 कटता नहीं। अब अगर मैं 7 के आगे 0 लगा लूं 70 भी नहीं कटता, 1 लगा लूं 71 भी नहीं कटता, 2 लगा लूं तो 72 कटता है। तो यहां मैं 2 मान सकता हूं। फिर 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी मान लो, कटेगा नहीं। एक ही केस बनेगा, बस 2 पे ही कटेगा। तो ये तो हुआ 2। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पूरा जो डिजिट का समय 9 से कटना चाहिए, पूरा टोटल 9 से कटना चाहिए। तो सुनो, अब 9 से काटोगे तो 9 से ये 9 गया, 6 और 3 ये 9 गया, 7 और 2 9 ये भी गया। अब बचा कौन? 8 और 5 13, 13 और 8 कितना हुआ? 13 और 8 हुआ 21, 21। अब 21 में क्या जोड़ू जो 9 से कट जाए? 27 बनाना पड़ेगा, तो ये ले लू 6, क्योंकि 21 और 6 27, 9 से कट जाएगा। इसको रिपीट करके देखना वापिस क्वेश्चन को, तो x आ गया 6। अब यहां रख दो 7 × 6 - 3 × 2, 42 - 6 36, बाहर आया 6। इसको रिपीट करके देखना। एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देके 720 में बेचा गया। पहली लाइन का ही समाधान कर दो। तो उन्होंने कहा कुर्सी को 10% की छूट देके 720 में बेचा। छूट किस पे दी जाती है? एमपी पे। एमपी पे 10% छूट दे दी, मतलब 90% पे बेच दिया, बराबर 720। यहां से एमपी निकल जाएगा, 0 से 0 9 8, और ये एमपी आया कितना? एमपी आ गया आपका 800। आगे वो कहता है कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, सीपी जो है वो है 640 आ गया। यदि इसे अंकित मूल्य पे ही बेच दे, वो कहता है यदि उसको वो 800 में ही बेच दे, एसपी 800, यदि वो एमपी पे बेच दे मतलब 800 में बेच दे, कितना प्रतिशत लाभ होगा? यहां से लाभ निकाल लो। लाभ हुआ कितना? 160 का। किस पे? 640 पे। परसेंट में बताना है, गुणा 100। 0 से 0 16 से 4 बार और 4 से 25% आंसर आपका कंप्लीट हुआ। इसको भाई अच्छे से कर लेना और रोक रोक के देखना है, कई बार देखना है। अगर कोई गलती रही होगी कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो, लेकिन ध्यान से। जैसे पिछले क्वेश्चन में भर भर के तुमने लिख दिया सर रीजनिंग का पहले क्वेश्चन का आंसर गलत है, मैंने वो चेक किया, रिप्लाई भी किया है, वो सही है, आप उसको ध्यान से देखो, ठीक है। वैसे गलती हो तो आप लिखा करो, रिप्लाई जरूर देंगे। 3 आपके सेट हो गए थे, रिविजन के लिए दिन दिया था कल का, रिविजन आपने अच्छे से कर लिया होगा। ये आज आपका चौथा हो गया। 3 अब लगातार करेंगे, फिर 1 दिन का रिविजन का आपको टाइम देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।